हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए मिनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश, जीके, मैथ और कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली इस वाले मिनी मॉक टेस्ट में इंग्लिश, जीके और मैथ से क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर की जो सीरीज़ है मैं आपके लिए अलग से ले आऊँगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th है टोटल ओवरऑल सीरीज़ की, और ये पार्ट 1 में जैसा आपको पता है कि आपके जो है वो 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपके पास इंग्लिश, जीके, मैथ और कंप्यूटर आएगा, और पार्ट 2 में आपके पास स्टेट के क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट 2 तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें मैंने मैकेनिक के क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो करवाए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वीडियो को नहीं देखा वो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मिनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें आपके पास इंग्लिश, जीके और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सीरीज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास मैथ से रहने वाला है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखा दूंगा, और सॉल्व कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में अगर आप ज़्यादा समझे तो ज़्यादा सही है। तो ये तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। 3 year ago Mohan's age was 3 times his brother age. Calculate Mohan's present age. तो बेसिकली बोला गया है कि मोहन अपने भाई से आयु में 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुनी थी। मोहन की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी करवाए हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं तो आप इसको बाय ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा सही है बजाय इक्वेशन बनाने के। वैसे इक्वेशन बना के भी हो जाएगा, लेकिन मैं बाय ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाय ऑप्शन जल्दी सॉल्व होंगे। तो कह रहा है कि मोहन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। तो अगर मैं मोहन की एज 6 को अभी मैं छोड़ देता हूँ, मैं 14 पिक करता हूँ, तो मैंने मान लिया कि मोहन की जो प्रेजेंट एज है वो 14 है, और ये अपनी ब्रदर की एज का ट्वाइस है। तो इसकी ब्रदर की एज कितनी होगी? 7 होगी। फिर 3 साल पहले, 3 year ago, 3 साल पहले माइनस कर दूंगा, तो 3 साल पहले इसकी एज 11 थी, और इसकी 3 साल पहले एज कितनी हो जाएगी? 7 में से 3 गए, 4 हो जाएगी। और 3 साल पहले मोहन जो था वो 3 गुना था, तो 4 का 3 गुना 11 नहीं होता, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। अब मैं ऑप्शन नंबर सी को उठाता हूँ, 12 को। तो मैंने मान लिया कि जो मोहन की एज थी वो 12 थी प्रेजेंट में, और इसके ब्रदर की एज क्या होगी? मोहन 2 गुना है, तो इसकी ब्रदर की एज कितनी होगी? 6 होगी। 6 का 2 गुना 12 होता है। फिर इसमें से अगर मैं 3 साल पहले चला जाऊँ, तो 3 साल पहले इसकी एज कितनी थी? 9। और इसकी 3 साल पहले एज कितनी होगी? 3। और 3 साल पहले मोहन जो था वो 3 गुना था। 3 का 3 गुना अगर मैं करता हूँ तो ही 9 आएगा। तो 3 गुना मेरे पास आ रहा है, यानी कि मोहन की जो प्रेजेंट एज है वो 12 है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बाई ऑप्शन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय क्वेश्चन बनाने के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि अ गैस सिलेंडर विद अ ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ वाटर टू हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 20 है, यानी कि रेडियस कितना होगा? 10 होगा। सीधी सी बात है, डायग्राम थोड़ा छोटा है क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। ठीक है, तो डायमीटर कितना होगा? 10 होगा। हाइट कितनी है इसकी? 9 है। हाइट कितनी है? 9 है। अब मेटेलिक क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक क्यूब है जिसकी जो है कितने का? 8 सेंटीमीटर का। मेटेलिक क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन कम्प्लीटली। इसमें पानी में डाला गया। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कांच के बेलन में 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक धातु का घन इसमें पूरी तरह से डुबाया जाता है। कितने 8 सेंटीमीटर भुजा का ऐसे जो घन है इसमें डुबाया जाता है। और उस ऊंचाई की गणना कीजिए जहां तक बेलन की में पानी ऊपर उठेगा। मतलब अगर आप किसी जैसे गिलास में आपने कोई चीज़ डाली तो पानी क्या होता है? ऊपर उठता है। तो कितनी ऊंचाई तक वो पानी ऊपर उठा, उसकी हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, इसका मैं एक बार अच्छे से डायग्राम बता देता हूँ आपको, फिर डायग्राम में रब कर दूंगा। तो ऐसे एक आपके पास क्या है? सिलेंडर है जिसकी रेडियस 10 है, और इसमें 9 सेंटीमीटर तक जो है वो पानी है। ये 9 सेंटीमीटर तक इसमें के अंदर जो है वो पानी है। फिर हमने क्या करा? इस सिलेंडर के अंदर एक क्या डाला? क्यूब डाला। इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा। हमने क्या डाला? इसके अंदर एक घन के आकार का क्यूब डाला। एक 8, जिसकी साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो क्या हुआ? जो ये पानी यहाँ तक था ये ऊपर उठ गया, इतना लेवल इसका पानी का अप हो गया। ठीक है ना, और लेवल उसी के निकलेंगे जो खड़ा रहेगा। तो इसका जो लेवल है वो ऐसे 8 सेंटी थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ये कितना लेवल पानी का ऊपर हुआ वो हमें बताना है।
तो इसको करने का तरीका क्या है, तो पहले तो जो चीज़ हमने पानी के अंदर डाली है, क्या डाला है, घन डाला है, ठीक है, घन डाला है। और घन का जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होगा, वो जितना पानी का लेवल ऊपर उठा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर लेवल, जितना पानी का लेवल ऊपर उठा है वो। तो पानी घन का आयतन क्या होता है हमारे पास, साइड क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब हो गया। और पानी किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। तो पानी जिसके अंदर होगा वह उसी की शेप लेगा, तो यानी कि जो पानी ऊपर उठा उसकी शेप भी कैसी होगी, सिलेंडर होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर आ जाएगा। हमें इस एच की वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर वाला है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 क्यूब आ जाएगा। पाई की वैल्यू ने बोला है कि 3.12 को यूज़ करो, 3.142 को मैंने यहाँ रख दिया। आर स्क्वायर, आपको पता है सिलेंडर का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 10, तो 10 इंटू में 10 होएगा, और हाइट हमको यहाँ से निकालनी है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 क्यूब कितना होता है हमारे पास, 512 होता है, इजिकल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं 10 से काट दूँ तो ये आ जाएगा 314.2 इंटू में हाइट। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, और h की वैल्यू आ जाएगी 512 डिवाइडेड बाय 314, पॉइंट हटाया, ऊपर क्या ले लिया हमने, 10 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके हाइट जो आएगी वो 1.62 सेंटीमीटर के लगभग आएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी आपको, तो 1.62 के समथिंग आएगी, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो पानी के लेवल जो बढ़ेगा वो 1.6 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला है, अ सम ऑफ मनी डबल इट्स इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको मैं आपको रेशो मेथड से बताता हूँ, बहुत सही मेथड है, ठीक है। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है वो डबल हो जाती है 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता, पहली बात तो इसका आंसर आपको देखते ही पता लग जाना है कि प्रिंसिपल डबल हो रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 100 होगा। और 100 है, 5 साल में हो रहा है तो 1 साल में 20 होगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ, डबल इन 5 ईयर। कह रहा है कि कोई मूलधन है वो 2 गुना हो जाता है 5 साल में। तो मैंने मूलधन को मान लिया 1 है, ये 2 गुना हो गया। मिश्र धन कितना हो गया, 2, अमाउंट कितनी होगी 2, तो कितना ब्याज इसमें मिलाया होगा, 1 मिलाया होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगा। तो जो ये 1 हमने मिलाया है, एक इंटरेस्ट जो लगा वो किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल भी 1 ही है। तो 1 का कितना परसेंट है, 100। तो 5 साल में 100% ब्याज लगा। अगर 5 साल में 100% ब्याज लग रहा है तो 1 साल में कितना लगेगा, तो 1 साल में आप कहोगे सर 20% ब्याज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा। पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप बाय फॉर्मूला भी इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलसीएम बताना है आपके पास कितना, 56 एलसीएम निकालना आपको आता है। 56, 84 और 112 का आपको एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से सही लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को डिवीजन मेथड सॉल्व ज़्यादा सही लगता है तो मैं डिवीजन से भी कर लेता हूँ कई बार, ठीक है। और कई बार मेरे को जो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड सही लगता है तो मैं फैक्टराइजेशन से भी कर लेता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं 56 के फैक्टर करूँ तो 56 के फैक्टर क्या बनेंगे, 8 7 56 होता है, तो 2 की पावर 3 इंटू में 7। 84 के फैक्टर करेंगे तो 84 होगा हमारे पास 2 की पावर 2 4, 4 तो ये 12, 12 7 84। और 112 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 की पावर 4, 16, और ये इंटू 7, 16 इंटू 7 112 हो गया। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, सारे नंबर आते हैं जो जो आपको दिख रहे हैं। तो 2 मेरे को दिखा तो 2 आ गया, 7 मेरे को दिखा तो 7 आ गया, 3 मेरे को दिखा तो 3 भी आ गया। और एलसीएम में बड़ी पावर आती है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 इंटू में 7 इंटू में 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो आ जाएगा, नहीं 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, माफ़ कीजिएगा 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है ये। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 इंटू 7 इंटू में 3 करेंगे तो 336 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं तो आप डिफरेंस मेथड भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
डिफरेंस मेथड भी सही है, नहीं डिफरेंस मेथड तो एचसीएफ निकलता है, माफ कीजिएगा, डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा, उससे एचसीएफ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द फोर वॉल्स। आपके पास एक ऐसे कमरा है, इसमें बोला गया है कि एक कमरा है ऐसे इस तरीके से, और इसकी चार दीवारों को, फोर वॉल्स, अगर मैं चार दीवारों पर कलर करता हूँ, चार दीवारें आप समझ गए होंगे कि ना तो मैंने फर्श को कलर किया है, ना ही मैंने छत को कवर किया है, सिर्फ चार दीवारें आमने सामने वाली। अगर मैं चार दीवारों को कवर, फ्लोर को अगर पेंट करता हूँ, प्लास्टरिंग करता हूँ, तो 25 रुपये का खर्चा आता है। अगर इन दीवारों का साइज 2 गुना हो जाए, अगर इन दीवारों का साइज क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो कितना खर्चा आएगा। तो सीधा सीधा इसका 2 गुना नहीं कर देना है आपको, ठीक है, सीधा सीधा क्या करना है, 2 गुना नहीं कर देना है, बच्चे यही गलती करेंगे। तो आपको पता है कि फोर वॉल क्या होता है, यानी कि चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एच, ये होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेंसुरेशन से है। और फोर वॉल पे जो खर्चा आता है वो आता है 25 रुपये का। कह रहा है कि अगर मैं दीवारों को डबल कर दूं, दीवारों के साइज को क्या कर दूं, ट्वाइस कर दूं, 2 गुना कर दूं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं लेंथ को भी 2 गुना कर दूं प्लस ब्रेथ को भी 2 गुना कर दूं और हाइट को भी 2 गुना कर देता हूं, तो कितना खर्चा आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू में 2, इंटू में ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एल प्लस पी, और इंटू में 2 इंटू टू एच, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई बाय एल प्लस में बी मल्टीप्लाई बाय एच, ये हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख लेता हूँ। इन दोनों को मैंने गुणा कर लिया, 2 दूनी 4, और इस वाले 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या है, ये 25 के बराबर है, आपको दिख रहा है। तो 4 इंटू में 25 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 100 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाली चीज़ थी। सीधा सीधा हमें 2 गुना, अगर दीवारें 2 गुनी हो रही है तो हमें वैल्यू भी 2 गुनी नहीं कर देनी है, हमें ये देखना है। पहली बात तो इसको, ये एरिया है, अगर मैं एरिया बात करूँ तो एरिया क्या आता है, स्क्वायर आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुना होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेक्शन की ओर, यानी कि आपका जीके से रिलेटेड। तो जीके का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये आपके पास रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इंडिया को इंडिया को जो रैंक है वो 180 कंट्री में से 161 है। ध्यान रखेंगे, इंडिया का जो रैंक है वो 180 कंट्री में से 161 है, और पाकिस्तान का जो रैंक है वो 180 में से 150 में से है, यानी कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा सही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, वो ज़्यादा सही है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन, यानी कि बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग का गठन करता है, वो है आपके पास आर्टिकल नंबर 280। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 जीत लिया है। इस टीम की कप्तान कौन थी। तो कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 जीत लिया है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैज़ वॉन द WPL 2024। और आपको बताना है कि इस टीम की कप्तान कौन थी। तो इस टीम की कप्तान थी कौन, स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और किसके अगेंस्ट जीता है ये दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जीता। ध्यान रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसके वर्सेस किसके बीच में हुआ था, ये दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रभाव के कारण 2024 में 543 के बजाय 544 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई। तो किस
स्टेट या फिर यूटी इन्फ्लुएंस लेट द डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन डेट्स इन 2024 554 सीट्स इंस्टेड ऑफ 543 सीट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर प्रदेश के प्रभाव के कारण 2024 में 543 के बजाय 544 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ा गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 2024 चुनाव के लिए सही नहीं है। कह रहा है कि विच ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट करेक्ट फॉर लोकसभा 2024 इलेक्शन। किस निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 2024 चुनाव के लिए सही नहीं है। तो किसका सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पवन सिंह अमेठी। तो पवन सिंह अमेठी का व्यक्तित्व का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 2000 चुनाव के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, यानी कि आपका इंग्लिश से। तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसमें बोला गया है इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड, डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड डैश टू रियल रिस्क दैट इज रेजिस। अब इसको ये मत बोल दीजिएगा कि हिंदी में दिखाओ, क्योंकि इंग्लिश आपकी इंग्लिश में ही रहती है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड, डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड क्या स्पीच, एड्रेस, लोकेशन एंड डिसरिगार्ड। तो क्या करना चाहिए कंट्रीज को? जो डेस्टिनेशन कंट्रीज होनी है उन्हें मस्ट एक्नॉलेज एंड क्या करना चाहिए? एंड एड्रेस करना चाहिए। किसके बारे में? द रियल रिस्क दैट इज रेजिस। उस जो रियल रिस्क है, उसके जो रेज हो रहे हैं उसके बारे में एड्रेस करना चाहिए इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन होता है उनको। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कैच द टाटर, कैच द टाटर। आपको ये वो है इडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब बताना है कि क्या होगा। तो कैच द टाटर का मतलब क्या होता है आपके पास? टू कैच अ डेंजरस पर्सन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू कैच अ डेंजरस पर्सन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज डैश टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि हैज़ लगा हुआ है, और सीधी सी बात है हैज़ के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कौन सी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास यहाँ पर लेट दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड, ठीक है ना। तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे को एक ही दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है लेड। तो लेड ही इसका आंसर हो जाएगा, फालतू दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, इसका आपको बताना है इसका मतलब क्या है। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, कार्य के लिए पागलपन जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एर्गोमेनिया। क्या बोलते हैं? एर्गोमेनिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कार्य के लिए पागलपन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एर्गोमेनिया। एन एक्सेसिव डिजायर ऑफ वर्क और एक्सरसाइज, ठीक है। आपका डिरिलिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निरादर करना, तिरस्कार करना, ठीक है। और रिटोरिक का मतलब क्या होता है? रिटोरिक का मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने से रिलेटेड होता है, अ वे ऑफ स्पीकिंग। और राइटिंग, राइटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास एम्प्लॉयज शुड अवेल देम द अपॉर्चुनिटी टू बाय चीप शेयर्स इन द कंपनी। तो भाई एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, इस तरह के सेंटेंसेस में मेरे को यहाँ पर अवेल दिख रहा है, ठीक है। अवेल, अवेल कौन करेगा? हम खुद करेंगे,
यानी कि अवेल कैसा हुआ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अवेल क्या है हमारे पास, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे अवेल हो गया, इंजॉय हो गया, एक्विट हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए इसके बाद। तो एम्प्लॉयज शुड अवेल क्या करेंगे, अवेल देमसेल्फ करेंगे। तो देमसेल्व्स मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, कि एम्प्लॉयज शुड अवेल देमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू बाय चीप शेयर्स इन द कंपनी। तो ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देख लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मेरे को अंदाजा हुआ कि भाई इसका अवेल लगा हुआ है, तो अवेल हो गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए इसके बाद। तो अवेल के बाद एक ही में मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसके पीछे सेल्फ सेल्फ सेल्व्स लगा होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जैसे वी इंजॉयड आवर सेल्स, हम खुद में इंजॉय करते हैं। ठीक है ना, तो इंजॉय भी आपके पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो में मैथ के, जीके के और इंग्लिश के। कंप्यूटर की क्लास में फिर से बोल रहा हूँ, अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, वो से क्वेश्चन अलग होंगे, पार्ट 2 में आपको करवा ही रहा हूँ। रिस्पॉन्स अच्छा रखिए तो मैं आपके लिए फटाफट से वीडियोज़ और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, कैंडिडेट जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम कह रहा है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और बस ऐसे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर को वीडियो को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।